अस्सलाम वालेकुम ऑल द इकोनॉमिक लवर्स, होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि हम सब ने ये एक जो सीरीज स्टार्ट की हुई है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, जो बुक है अकबर सदी साहब की, ठीक है, उसका ये लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। और अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। इससे जो पिछला पार्ट था, पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली फ्यूडलिज्म होता क्या है, ठीक है। और उसके जब कॉलोनियल टाइम पीरियड था इंडिया में, ब्रिटिश जो था वो रूल में आए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या क्या जो एग्जाम्पशंस थी वो लगाई थी, ठीक है। और उन एग्जाम्पशंस का क्या तरीकाकार था, मनसबदार थे, जमींदार थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म पढ़ा था हमने, कैपिटलिज्म पढ़ा था और फ्यूडलिज्म पढ़ा था। इसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं, द इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है। जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। वो डिसएग्री करते हैं इस बात से कि इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश इकोनॉमी था और ब्रिटिश रूल था उसका कोई खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि इंडियन जो इकोनॉमी है, वो इंडियन जो लोग हैं वो खुद ही ग्रो उस टाइम पे नहीं करना चाह रहे थे, और वो खुद ही जो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थे, बहुत अवेक्ड लोग नहीं थे उस टाइम पे। तीन उस टाइम पे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुई, ठीक है, उनका मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आए लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी, एग्रीकल्चर की जो आउटपुट थी उसके ऊपर। उसमें से सबसे पहला क्या था कि इंस्टीट्यूशन जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन लेट 80s, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने जो लीगलाइज कर दिया था कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर उसके साथ साथ दूसरा जो था लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड था ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के। तो बेसिकली उन्होंने राइट दिया था लैंड होल्डिंग के ऊपर। इसमें जो तीसरा पार्ट था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट गवर्नमेंट का था, ठीक है। गवर्नमेंट को भी उन्होंने एफिशिएंट किया, और उन्होंने बेसिकली जो सिस्टम डेवलप किया उसके थ्रू क्या था, पहले जो सिस्टम था उसमें सिर्फ जो लैंड होता था वो किंग के अंडर होता था, ठीक है। और जो पीजेंट्स थे और जमींदार थे और जागीरदार थे वो सारे वर्कर्स थे, ठीक है। किसी के पास ओनरशिप नहीं थी, किसी के पास इनहेरिटेंस के राइट नहीं थे, किसी के पास मोर्टगेज के राइट नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया कि जो जमींदार जो काम कर रहे थे लैंड के ऊपर, तो उन्होंने उस लैंड को उनकी ओनरशिप में दे दिया, और साथ में उन्होंने अब कुछ खुद भी तो गेन करना था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए, और ये बात कही कि जितनी आपकी आउटपुट होगी उसमें से कुछ हिस्सा आप टैक्स की मद में जो है गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और जो जमींदार थे उनको भी फायदा होगा, उनकी जो इनकम होगी वो जो पीजेंट्स हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इससे पहले क्या होता था कि जब आपको टैक्स नहीं पे करना होता था, जमींदार जो थे उनको जब टैक्स नहीं देना होता था, तो वो क्या करते थे कि लैंड पे प्रोडक्शन ही नहीं करते थे। लेकिन जब टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, रेवेन्यू जनरेट करके उन्हें देना होता था, तो वो क्या करते थे कि उनके पास इतने मनी नहीं थी कि वो टैक्स पे कर सकते, और टैक्स जो है वो कल्टीवेबल लैंड के ऊपर भी होता था और अनकल्टीवेबल लैंड के ऊपर भी था। तो वो जो कल्टीवेब इसलिए वो प्रोडक्शन को अपनी ज़्यादा करने लग गए थे, ताकि जो उससे उन्हें रेवेन्यू मिले उससे वो अपना जो टैक्स है वो पे कर सकें, ठीक है। जो मेन इम्पैक्ट था वाज एंड ऑफ सोवरेनिटीज थी, ठीक है, जो किंग्स की और जमींदार्स की थी, ठीक है। वो सोवरेनिटी उसके ऊपर खत्म हो गई क्योंकि अब उसमें से शेयर देना पड़ रहा था उनको। पावर ऑफ लॉर्ड ओवर पीजेंट इट डिसॉल्व, ठीक है। पीजेंट्स के ऊपर जो लॉर्ड्स की पावर्स थी, ठीक है, तो वो भी उसके साथ साथ डिसॉल्व होने लगी विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल। जब जैसे 1770s में मुगल रूल जो है वो एंड हुआ, तो क्या हुआ कि जमींदार जो थे टुक ओवर द पोजेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो उन्होंने लैंड की पोजेशन लेना स्टार्ट कर दी, और ब्रिटिश को ग्रांट किया, ब्रिटिश ने ग्रांट किया प्रॉपर्टी राइट्स टू जिम्मेदार, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप के राइट्स दे दिए, ठीक है। और इंश्योर किया कि कलेक्शन ऑफ देयर रेवेन्यूज डिमांड थ्रू हिम, ठीक है, और उनसे रेवेन्यू डिमांड करना शुरू कर दिया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी टैक्स, उस टाइम पे जैसा कि हमने बात की है पहले कि मॉनेटरी टैक्स का सिस्टम जो है वो
उस टाइम पे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर थे अब वो रिस्ट्रिक्टेड थे कि वो अपनी आउटपुट करें और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको सेल करें मार्केट में, ताकि उन्होंने टैक्स पे करना है, जो उनके पास लैंड ओनरशिप में है उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स आ रहा है उनके ऊपर वो उन्होंने पे करना होता था। दिस हेल्प्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फार फ्लंग एरियाज विद कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज थे जिनकी लैंड को यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा था, उनको कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के साथ डिसॉल्व हो गई वो। ठीक है, यानी वो वर्किंग में आने लग गए लोग। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो थी कंटिन्यू होना शुरू हुई और टैक्स बर्डन जो है वो लोगों पे इंक्रीज होने लग गया। कुछ जो पीजेंट्स थे और जिम्मेदार जो थे, जमींदार जो थे, वर अनेबल टू पे टैक्स। ठीक है, वो टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो लोन लें मर्चेंट से और जो ट्रेड्समैन थे उस टाइम पे, ठीक है, उनसे लोन लें, और या फिर अपनी, अगर वो लोन नहीं लेना चाह रहे होते थे तो उनको क्या फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो लैंड है उसको सेल करें और फिर जो अपना टैक्स जो है वो पे किया जा सके। फ्यूडल और कैपिटलिस्ट की बात कर लेते हैं। यह तो मेन पर्पस जो हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का है वो ये है कि हम एग्जामिन करें कि इशू ऑफ वेदर पाकिस्तान जो है या क्या एक फ्यूडल स्टेट है या फिर एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। ठीक है, कल जब हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे तो हमने उसमें देखा था कि फ्यूडलिस्ट और कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ ग्रेट डिबेट ओवर द क्लेम दैट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इनिशिएटेड कैपिटलिज्म। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उन्होंने कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के। ठीक है, और जो रीजन पाकिस्तान के अंदर आते हैं उस टाइम पे जहाँ पे जब वो ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो इन एरियाज में कैपिटलिज्म उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फोर्स करवाया था। अगर हम एग्जामिन करें द इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश ऑन पंजाब, ठीक है, तो देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन रीजन। ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो थी उस टाइम पे बिल्कुल ना होने के बराबर थी इन एरियाज में। There was a great economic growth in canal colonies, but agriculture not experienced any major transition from traditional modes. ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ थी जो कैनाल कॉलोनीज थी। कैनाल कॉलोनीज वो होती हैं जो कि उनके ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ रही थी। ठीक है, बट एग्रीकल्चर उन नॉट एक्सपीरियंस, उस टाइम पे एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की, बहुत ज़्यादा उसमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आई। क्वांटिटेटिव इंक्रीज वाज नॉट अकम्पेन्ड बाय क्वालिटेटिव इंक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज अगर हुई भी तो क्वालिटी नहीं इंक्रीज हुई चीज की। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, लोग जो है वो चीज को यूटिलाइज करने लगे, जो रिसोर्सेज उनके पास थे उनको यूटिलाइजेशन में लेके आने लग गए। स्पेशली रेलवेज बननी, क्योंकि एक जगह से जो आपका माल था वो दूसरी एरिया में लेके जाने के, सोल्ड करने के लिए लेके जाना पड़ता था, तो वो रेलवे का यूज करते थे। ठीक है, और रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और उसकी जो सेल थी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, और रूरल इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस थी या मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि लेटेस्ट टेक्निक्स कुछ उस टाइम के लिहाज से जो थी वहाँ पे वो यूज करने लग गए थे ताकि आउटपुट उससे ज्यादा जनरेट हो सके और फिर उससे टैक्स को पे किया जा सके। It is concluded from the facts that agriculture remained feudal under British rule. ठीक है, जब तक हम ये जितना भी हमने टेक्स्ट पढ़ा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जितना अरसा भी ब्रिटिश के रूल के अंदर रही है तो वो फ्यूडलिज्म का शिकार रही है, फ्यूडल नेचर में रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और सोशल बिलीफ के कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो था, स्पिरिट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ चेंज इन एग्रीकल्चर फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। जब कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो है वो उस एरिया में ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म से हम ट्रांजिशन हो गई कैपिटलिज्म में। Many scholars believe that the impact of British was both destroy and create. कुछ लोगों के लिए destroy था और कुछ लोगों के लिए create था। अब देखें, जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे, ठीक है, उनको या तो लोन्स लेने पड़ते थे और या फिर अपने लैंड को बेचना पड़ता था, तो उनके लिए ये डिस्ट्रॉय का एक काम हुआ। लेकिन जो लोग जिनके पास लैंड की ओनरशिप आ गई और जो उस टाइम पे लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो लैंड को खरीदना चाहते थे और उन्होंने खरीदा और फिर वो जो पीजेंट्स थे उनके थ्रू काम करवाते थे और उनकी प्रोडक्शन जो ज़्यादा हुई तो उनके लिए ये क्रिएट का काम हुआ। तो ये जो ब्रिटिश इम्पैक्ट है
ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, वो डिस्ट्रॉय का काम भी है और क्रिएट का काम भी है। इन प्री कॉलोनियल टाइम लैंड वॉज ओन्ड बाय सुप्रीम रूलर, ठीक है। अगर जो कॉलोनियल टाइम से पहले की बात करें तो लैंड जो था वो हमने पहले भी बात की थी कि सुप्रीम ओनर जो है या किंग जो है उसके अंडर होता था, ठीक है। आफ्टर मुगल्स कोलैप्स द ओनरशिप बीइंग डिटरमिन्ड बाय लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक्स, ठीक है। फिर ब्रिटिश जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक ऐसा लीगल सिस्टम जो प्रोटेक्ट करता था ओनर्स को, ठीक है, ओनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, एंड द मार्केट गारंटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट। और ऐसी मार्केट्स उन्होंने जो है वो इनिशिएट की कि जो पर्सनल राइट्स और प्रोटेक्शन राइट्स जो थे फार्मर्स के या पीजेंट्स के या लैंड ओनर्स के, उनको गारंटी करता था। वारिस एक टीवी शो चला था 1980s में पाकिस्तान में, ठीक है। वो एक यहाँ पे क्लियर पिक्चर जो है वो फ्यूडलिज्म की हमें शो करता है, ठीक है। उसमें भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया था कि जो फ्यूडल्स होते हैं बेसिकली उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ लैंड होल्डिंग्स का होना या फिर एक लग्जरी लाइफ को स्पेंड आउट करना फ्यूडलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं ओवरऑल एक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द फ्यूडलिज्म डज नॉट डोमिनेट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म नहीं है। पीपल मोस्टली मर्ज लैंड होल्डिंग्स विद फ्यूडलिज्म, लोग जो हैं वो मिक्सअप कर देते हैं लैंड होल्डिंग्स को फ्यूडलिज्म के साथ। From the time of British colonialization of India, certain structural conditions were established by imperial government which laid the foundation of capitalist development in agriculture. फिर the rights of private property ownership and inheritance, जो दोनों थी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप की और इनहेरिटेंस की, वो मर्ज हुई इस टाइम पे इन न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इनहेरिटेंस के राइट्स भी आने लगे और ओनरशिप के राइट्स भी हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्यूडल जो थे वो एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। फिर वो न्यू ऑर्डर्स के साथ फ्यूडल जो है वो डिसॉल्व होने लगे और कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट थे उन लोगों ने उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।